हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर केमिकल शिफ्ट। और ये जो टॉपिक है हमारा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमारे पास एनवायरनमेंट इफेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, केमिकल शिफ्ट होती है और आपके पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है। ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आपके पास केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है और क्यों ये एनएमआर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को थोड़ा थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि हमारे पास केमिकल शिफ्ट का कंसेप्ट आता क्यों है। ठीक है, हम किस तरह से इनको रिकॉर्ड करेंगे। और ड्यूरिंग द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कि जो आपको एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आएगा एंड केमिकल शिफ्ट को लेके, तो आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास ये केमिकल शिफ्ट क्या बीमारी होती है हमारे पास। ठीक है। तो देखिए, मान लो कि आपके पास एक अकेला हाइड्रोजन एटम है। सपोज कि मेरे पास एक क्या है, आपके पास अकेला हाइड्रोजन एटम है। दिस इज़ योर हाइड्रोजन एटम। ठीक है। और ये कैसा है, अकेला है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये आपके पास आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, अब मैं क्या करूँ, मैं अगर इसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, या फिर मैं अगर इस आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूँ, तो आपके पास क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करेगा। ठीक है। अलाइन करने के बाद जो है वहाँ पे प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और वहाँ पे उसकी अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी होगी। सो द मोमेंट जब मैं वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करूँगा, तो जिस मोमेंट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इस लार्मर फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बट अब अनफॉर्चुनेटली हम किसी एटम का तो हम एनएमआर रिकॉर्ड करते नहीं है। ठीक है। तो हम कंपाउंड का एनएमआर रिकॉर्ड करेंगे। तो कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम तो कभी अकेला होगा नहीं। ठीक है। डेफिनेटली वो किसी ना किसी के साथ तो बॉन्डेड होगा ही होगा। तो जब बॉन्डेड होगा तो हमारे पास डेफिनेटली एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शील्डिंग डी शील्डिंग के साथ। तो देखिए, डी शील्डिंग एंड डी शील्डिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है। जो आपके पास बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो आप रेजोनेंस अचीव करने जा रहे होंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है, तो या तो वो आपके पास क्या करेगा, आइदर लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा या फिर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करता है। या तो वो उससे कम फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो उसके ऊपर उससे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी अगर किसी ने शील्डिंग डी शील्डिंग का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लो। ठीक है। ये जो मैंने आपकी लाइंस बोली कि आपके पास लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा या हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यही चीज़ जो होती है ना हमारे पास, इसी को हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास कोई प्रोटॉन जो है वो एक्चुअल में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उससे हम कितना हट गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लो कि मेरे पास एक सिंपल प्रोटॉन है। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये सिंपल न्यूक्लियाई बताया था। ठीक है। आपने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इसने खुद को लाइन कर लिया फील्ड के साथ। ठीक है। प्रिसीजन किया आपके पास, आपने रेडिएशन अप्लाई की, मूवमेंट मैंने इसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी जो आपके पास आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी का तो मैच कर जाएगी, आपके पास एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अब प्रोटॉन का भी अकेला तो होगा नहीं, डेफिनेटली बॉन्डेड स्टेट में होगा। ठीक है। किसी न किसी के साथ बॉन्डेड होगा। तो जैसे अपने एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी किया है इथेनॉल का, ठीक है, मैंने क्या किया, इथेनॉल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट तरह के, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन है। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही होते ये, ठीक है, अगर सारे के सारे एक ही एनवायरनमेंट में होते तो अब आपके पास क्या होता कि सारे के सारे जो है आपके पास जितने भी प्रोटॉन्स हैं सारे के सारे एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे पास। अगर ये सारे के सारे प्रोटॉन एक ही फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें जब हम इसका सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक ही पीक आती है। ठीक है। हम नहीं बता सकते थे कि वो प्रोटॉन जो है वो कौन से वाला है जिसने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। क्योंकि सारे के सारे एक जैसे होते हैं। सो थैंकफुली एनएमआर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन्स हैं सारे के सारे अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है। ड्यू टू दी कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। और वो शील्डिंग डीशील्डिंग करता कौन है, ये जो आपके पास बॉन्डेड सिस्टम में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हमारे पास सर्कुलेशन होती है। और उस सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास कंसेप्ट आता है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का, जिसकी वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, अब वो आपके पास इन प्रोटॉन्स को उतनी देखने को नहीं मिलेगी, या तो इससे कम मिलेगी या तो इससे ज़्यादा मिलेगी। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मान लो कि मैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने जा रहा था 10 मेगाहर्ट्ज़ की, मान लो। ठीक है।
मैं 10 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता, अगर सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में होते तो सभी को 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको मिलती और सारे के सारे उसके ऊपर रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देते, ठीक, मतलब आपके पास प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद हम 10 मेगाहर्ट्ज़ की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करते और जिस फ्रीक्वेंसी से वो आपके पास प्रिसीजन कर रहे होते उसकी जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मैच कर जाएगी तो आपके पास रेजोनेंस आ जाना था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर शील्डिंग डीशील्डिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इनका आपका एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब जब एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आप 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अप्लाई करने जा रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है, इनको इतनी फ्रिक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी, या तो इससे कम देखने को मिलेगी या तो इससे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो हो क्या रहा है, 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जो है इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनको इससे ज़्यादा मिल रही है, मे बी 11, मे बी 12, या फिर इससे कम की मिल रही है, मे बी 8, मे बी 9, ठीक है। सो ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है और इससे हम कितना हट के आए, दैट इज़ कॉल्ड एज योर केमिकल शिफ्ट। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट हमारे पास एक सिंपली एक शिफ्ट है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने की वैल्यू में, ठीक है, मतलब जो आपके पास सिग्नल एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं, जो आपके कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ में शिफ्ट है, और वो शिफ्ट किससे है, आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से, ठीक है, मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है, इससे आप कितना शिफ्ट होके चले गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज योर केमिकल शिफ्ट। और ये शिफ्ट आया क्यों, ये शिफ्ट इसलिए आया क्योंकि हमारा हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता है, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड होता है, और बॉन्डेड होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो उन सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास एक फील्ड जनरेट होती है, या तो इस फील्ड को अपोज करेगी या वो इसको अपने साथ जो है वो म्यूचुअली ओवरलैप कर लेगी। अब देखिए, जब मैंने आपको शील्डिंग एंड डी शील्डिंग पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपका एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, दैट इज़ योर शील्डिंग पैरामीटर, ठीक है। शील्डिंग डी शील्डिंग में आपके पास एक पैरामीटर आता है, दैट इज़ योर सिग्मा, दैट इज़ योर शील्डिंग पैरामीटर। अब देखिए, जो हमारा पैरामीटर होता है ना, शील्डिंग पैरामीटर, ये आपके पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि जो आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, अगर वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, सपोज जैसे मैं अगर बात करूँ जैसे CH3 CH2 OH, इन्हीं की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे अगर आपके पास बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास सर्कुलेट करेंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे आपके पास, तो जिसकी वजह से आपके पास जो है वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा आपके पास अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से आपके पास शील्डिंग जो है वो आपके पास ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब शील्डिंग ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी सिग्मा वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब दो बॉन्ड्स, अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे ना, तो कभी भी उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आपस में बराबर नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो कि मेरे पास है एक मिथाइल क्लोराइड है एक, और एक है मेरे पास मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं मेरे पास। तो देखिए, एक है मेरे पास मिथाइल फ्लोराइड, दूसरा है मेरे पास मिथाइल क्लोराइड। अब आप सभी को पता है कि फ्लोरीन जो है हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन एटम। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन बॉन्ड्स की, ठीक है, वो थोड़ी सी फ्लोरीन की तरफ को ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा टुवार्ड्स दी फ्लोरीन एटम, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये फ्लोरीन की जो है आपके पास शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, मतलब यहाँ पे भी होगी लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगी आपके पास, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आपके पास देखने को मिलेगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेफिनेटली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो फ्लोरीन की तरफ वो ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब जो सर्कुलेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलेगी आपके पास। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ तो आल्दो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सर्कुलेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करोगे तो इसका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ दिस सिस्टम। सो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो आपके पास पैरामीटर है ना, सिग्मा पैरामीटर, दैट इज़ योर शील्डिंग पैरामीटर, ठीक है, ये आपके पास इसका हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट कि हमारे पास किस तरह का फंक्शन ग्रुप जो आपके पास वो सिस्टम में प्रेजेंट है, मतलब इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास कौन सा प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जो होगी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगी डिफरेंट सिस्टम्स के लिए।
अब जैसे समझने के लिए ना हम इथेनॉल ही देख के चलते हैं, ठीक है। मान लो मैं इथेनॉल ही पकड़ता हूँ, मैं औरो कंपाउंड्स को छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इथेनॉल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब इथेनॉल में मेरे पास क्या है, अगर मैं वैल्यू करूँगा आपके पास, ये जो मेरे पास शील्डिंग पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें शील्डिंग ज़्यादा होगी उसमें सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के प्रोटॉन होंगे, ए बी एंड सी, किस में हमारे पास जो शील्डिंग की वैल्यू होगी वो आपके पास सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो ओ एच बॉन्ड है आपके पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। डेफिनेटली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास ये ऑक्सीजन की तरफ को ज़्यादा होंगे ना, ठीक है। ये जो ओ एच बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीजन की तरफ को ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो इंड्यूस सर्कुलेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो थोड़ी सी कम रहेगी आपके पास। तो मतलब ये हाइड्रोजन जो है आपके पास इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं हो पाएगा, मतलब शील्ड नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास डी शील्ड हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे पास मिथिलीन और मिथाइल प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो है आपके पास शील्डिंग थोड़ी देखने को मिलेगी। अब मिथाइल प्रोटॉन्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो डेफिनेटली मैक्सिमम सर्कुलेशन यहाँ देखने को मिलेगी। तो हमारे पास जो इंड्यूस सर्कुलेशन होगी आपके पास, दैट इज़ योर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से जनरेट होगी। तो आपके पास वो अप्लाइड फील्ड को ज़्यादा आपके पास जो है वो अपोज कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स है हमारे पास सबसे ज़्यादा शील्डेड होंगे, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, आपके पास मिथाइल के लिए होगी, उसके बाद मिथिलीन के लिए होगी, और सबसे कम किसके लिए होगी आपके पास, हाइड्रोक्सल प्रोटॉन्स के लिए। तो ये जो ऑर्डर होगा सिग्मा वैल्यूज़ का, ठीक है, ये मिथाइल प्रोटॉन्स जो मेरे पास होंगे इनके लिए सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाई ये जो मेरे मिथिलीन प्रोटॉन्स हैं, और उसके बाद मेरे पास हाइड्रोक्सल प्रोटॉन सबसे कम होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। तो चलो इस चीज़ को मैंने ना ए बी एंड सी में ऐसे लिखता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो मतलब ए प्रोटॉन जो सबसे ज़्यादा शील्डेड होंगे, फॉलोड बाई प्रोटॉन बी, फॉलोड बाई प्रोटॉन सी, ठीक है। तो आइए अब हम ना ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, दिस इज योर इंटेंसिटी, ठीक है, दिस इज योर इंटेंसिटी। अब देखिए मैंने शील्डिंग डी शील्डिंग के केस में आपको क्या समझाया था, कि अगर कहीं पे हमारे पास शील्डिंग होती है, ठीक है, अगर शील्डिंग हो रही होती है तो हमारे पास सिग्नल जो होता है वो अप फील्ड होता है, मतलब वो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमारे पास डी शील्डिंग होती है तो जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस करेगा, अब वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डेड हो जाते हैं, मतलब वो आपके पास डाउन फील्ड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा शील्डिंग कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा शील्डिंग होगी आपके पास मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे कम जो आपके पास शील्डिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हाइड्रोक्सल में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम लगेगी इसको रेजोनेंस में लाने के लिए। तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे पहली पीक जो आएगी आपके पास, ठीक है, वो किसके लिए आएगी आपके पास, इन ओ एच प्रोटॉन्स के लिए आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये डी शील्डेड है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिथिलीन प्रोटॉन्स, क्योंकि इनमें हमारे पास जो है आपके पास सेकंड नंबर पे आपके पास शील्डिंग आ रही है, और सबसे ज़्यादा शील्डिंग का हो रही है आपके पास इन मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपके पास ग्राफ जो है हमारे पास देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ओ एच प्रोटॉन्स आएंगे, आफ्टर दैट में मिथिलीन प्रोटॉन्स होंगे, और लास्ट में आपके पास मिथाइल प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना कि जो मिथाइल के प्रोटॉन्स हैं दे आर हाईली शील्डेड, ठीक है, दे आर हाईली शील्डेड। तो इसी वजह से वो आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ओ एच के प्रोटॉन जो हैं ये आपके पास दे आर लेस शील्डेड, ठीक है, इनकी शील्डिंग कम हो रही है, इसलिए सबसे पहले यही आपके पास जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। जहाँ पे आपके पास शील्डिंग कम होगी, ठीक है, जिसकी शील्डिंग कम होगी वो आपके पास डाउन फील्ड सिग्नल होगा, और वो आपके पास बहुत जल्दी रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ना हमें प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, अब हमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जब भी हम बात कर रहे हैं ना, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, कि मतलब पर्टिकुलर हाइड्रोजन उसने एब्जॉर्ब कर दिया, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है फाइंड आउट करने के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब कोई हाइड्रोजन जो है वो किस वैल्यू के ऊपर, मतलब प्रिसाइज वैल्यू जिसके ऊपर वो एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है हमारे पास।
अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लो आप ना जो जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो किस में होती है हमारे पास, जो एच नॉट आप अप्लाई कर रहे हो वो यूजली आपके पास मेगा हर्ट्स में होता है, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अप्लाई की, ठीक है, वो भी आपके पास मेगा हर्ट्स में होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब आपके पास दो जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे, जो भी आपके प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे आपके पास मिथाइल फ्लोराइड है, दूसरा आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। मान लो जब भी ये कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे हमारे पास, ठीक है, जब भी ये कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन करने की जो एब्जॉर्प्शन हमारे पास होगा, उनकी वैल्यूज़ में हमारे पास कितना डिफरेंस होगा, वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब आपके पास कम देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मेरे पास है एक मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है, आई एम हैविंग मिथाइल फ्लोराइड, और दूसरा है मेरे पास मिथाइल, दिस इज़ ब्रोमाइड, ठीक है। तो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके एब्जॉर्प्शन करने का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, और ये कितना होता है आपके पास, 72 हर्ट्स है, ठीक है। अब देखिए, आपकी फ्रिक्वेंसीज जो है इंस्ट्रूमेंट की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो है मेगा हर्ट्स में, लेकिन ये जो आपकी पीक्स आ रही है ना, ये जो पीक्स आ रही हैं दोनों की, जैसे मान लो ये पीक्स आ रही हैं आपके पास, इनके बीच का डिफरेंस किस में है, वो हर्ट्स में है, तो ये वैल्यू आपके पास बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एक्चुअल में आपको। जैसे मान लो मिथ अगर मैं इस इथेनॉल के ग्राफ की बात करता हूँ ना, तो सपोज़ कि ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो है इकट्ठा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी पीक्स जो है वो ओवरलैप कर रही है। तो मतलब इसको हमें जूम करके देखना पड़ेगा। तो जूम करने का मतलब क्या है कि जो पीक्स है ना, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये किस में है, हर्ट्स में है, और वैल्यूज़ किस में है, आपकी वैल्यूज़ है मेगा हर्ट्स में। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से हम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अब कैलकुलेट क्या करेंगे हम, अब इस ये जो प्रॉब्लम आई आपके पास, इससे निपटने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, ठीक है। और वो सोल्यूशन का हमने क्या निकाला कि हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस लेंगे, ठीक है, आप कोई एक न्यूक्लियस लोगे, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के विद रिस्पेक्ट टू में, ठीक है, मान लो आपने एक न्यूक्लियस लिया, सपोज आई एम टेकिंग अ न्यूक्लियस ए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इस न्यूक्लियस ए के विद रिस्पेक्ट टू में जो भी आपका कंपाउंड है, ठीक है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है वो कहाँ पे, उनके सिग्नल कहाँ पे आएंगे। तो इस पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं आपके पास रेफरेंस। मतलब हमें एक कंपाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस लेना पड़ेगा, हम बोलेंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू में मेरे बाकी जो कंपाउंड है ना, वो कहाँ, उसके जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आप न्यूक्लियस ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं आपके पास रेफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना वो बहुत डिफिकल्ट काम है। जैसे आपने देखा ही होना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में, हम जब भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो हम वहाँ पे करते हैं कि जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है हम उसको यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि उसका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जो आपके पास ज़ीरो है, लेकिन एक्चुअल में कभी ज़ीरो नहीं होता है आपके पास वो, ठीक है। तो उसको हम ज़ीरो मान के चलते हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू में आपके जो भी हम मेटल आयन लेते हैं उनके हम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है कि हम किसी भी आपके पास हाइड्रोजन का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, और उस रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू हमारा सिग्नल कहाँ पे आएगा हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे अब। तो देखिए, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका, एग्ज़ाम से पूछा भी जा सकता है आपके पास, कि रेफरेंस जो हम यूज़ करेंगे एनएमआर में, दैट इज़ योर, एक हमारा कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज़ योर टीएमएस, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि व्हाट इज़ टीएमएस, ठीक है, एंड वाई दिस कंपाउंड इज़ यूज एज अ रेफरेंस इन दी 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये क्या होता है और हम इसको रेफरेंस क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, टीएमएस जो होता है ना मेरे पास, टीएमएस इज कॉल्ड एज योर टेट्रा, दिस इज योर टेट्रा मिथाइल साइलेन, दिस इज योर टेट्रा मिथाइल साइलेन, ठीक है। मतलब सिलिकॉन एटम होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं वो आपके इस तरह से चार मिथाइल ग्रुप जो है वो लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस कंपाउंड को रेफरेंस मानूंगा, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि इस कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट टू, जैसे इथेनॉल की बात कर रहे हैं ना हम, तो इथेनॉल में OH प्रोटोन, CH2 प्रोटोन, CH3 प्रोटोन, इस कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट टू कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी ये होगी, सबसे पहले तो हम चलो रेफरेंस हमने यूज़ कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि हम इस कंपाउंड को क्यों रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और हमें रेफरेंस को यूज़ करने की जरूरत क्यों थी, एंड वाई टीएमएस, टीएमएस ही क्यों यूज़ किया गया।
तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दी कि जब भी हम हाइड्रोजन लेंगे ना आपके पास, तो इनकी जो पीक्स होंगी, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो बहुत ही कम होता है आपके पास, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्लाइट वैल्यू। तो वो स्लाइट वैल्यू जो है आपके पास, वो कभी भी आपको एक्यूरेट वैल्यू या प्रिसाइज वैल्यू जो है आपको कभी भी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया मिथाइल फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड का, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्स में है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हर्ट्स में आ रहा है आपके पास। अब सेकंड थिंग, वाई टी एम एस, ठीक है। तो देखिए टी एम एस में सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे है आपके पास टोटल मिला के 12 प्रोटॉन्स, ठीक है। वी हैव 12 हाइड्रोजन, ठीक है। टी एम एस में हमारे पास 12 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर वेरी हाईली शील्डेड, ठीक है। दे आर वेरी सॉरी दे आर हाईली शील्डेड, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हाईली शील्डेड होते हैं आपके पास। अब हाईली शील्डेड है तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, मतलब हमें, मतलब ये जो आपके पास आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं आप इन प्रोटॉन्स को आप रेजोनेंस में लाने के लिए, ठीक है। अब वो आपके पास ये जो आपके पास इनकी इंड्यूस्ड सर्कुलेशन की वजह से आपके पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो उस फील्ड को बहुत ज़्यादा आपके पास अपोज करेगी। तो जिसकी वजह से अब इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टीएमएस जो होगा वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करने जा रहा है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीएमएस को यूज़ करने का, कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बहुत हाई शील्डेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्नल जो है बहुत हाई अप फील्ड आएगा टीएमएस का, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास क्या करेंगे हम, कि सारे के सारे जो भी हम कंपाउंड लेंगे वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा हाई शील्डेड तो नहीं होगी जितना आपका टीएमएस है, ठीक है। डेफिनेटली वो उससे कम शील्डेड होंगे, तो कम शील्डेड होंगे तो आपके पास डेफिनेटली इससे पीछे पीछे ही आपके पास एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब सेकंड थिंग, हमारा ये जो कंपाउंड होता है आपके पास ये बहुत इनर्ट भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ये आसानी से जो आपके पास मिसिबल हो पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड जो होता है वो वोलेटाइल भी होता है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से सैंपल से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो पीक होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पीक होती है, और मैंने आपको बताया कि सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, तो बहुत शार्प पीक आएगी आपके पास। तो ये कुछ एक रीजंस हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बुक से शो कर देता हूँ कि व्हाट इज़ टीएमएस एंड वाई टीएमएस इज मोस्ट कॉमन रेफरेंस कंपाउंड इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे पास केमिकली इनर्ट होता है और बहुत सारे सॉल्वेंट के साथ इजीली मिसिबल होता है, वोलेटाइल है नेचर में, तो आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। सिंगल इंटेंस एंड शार्प पीक आती है इस कंपाउंड के लिए हमारे पास, ठीक है। और जो 12 के 12 प्रोटॉन्स होते हैं वो हाईली शील्डेड होते हैं सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है आपके पास, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से खींच सकते हैं आसानी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है। जब वाटर और हम ड्यूटेरेटेड वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है, व्हेन इट इज़ अ सॉल्वेंट, तो टीएमएस जो है हमारे पास इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस इन दी कंसेंट्रिक कैपिलरी। आपके जो पहले 4 पॉइंट है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टीएमएस जो प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास दे एब्जॉर्ब्स एट वेरी हाई फील्ड, ठीक है, बहुत हाई फील्ड पे एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बहुत ही हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स हैं तो आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको उसका अमाउंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी ये प्रोटॉन जो है वो रेजोनेंस में आएंगे। तो देखिए अब हम प्लॉट क्या करने जा रहे हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब हम वहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी टीएमएस के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस जो मेरा कंपाउंड होगा, सैंपल होगा, ठीक है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है मैं उसको देखूंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि सपोज़ कि मैं इस टाइम पे एक टीएमएस हूँ, मतलब मैं आपके लिए एक रेफरेंस हूँ, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो लगा दी है, मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दी है और लगा दी है, और वो इस तरह से लगाई है कि सपोज़ कि मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, टीएमएस एब्जॉर्ब कर रहा है आपका 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है। मैं आपका टीएमएस हूँ इस टाइम के लिए, तो मैंने कितने पे एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने एब्जॉर्ब कर दिया आपके पास 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है। और ये कब अब्जॉर्ब किया, क्योंकि आपने जो फ्रिक्वेंसी लगाई वो इस तरह से एडजस्ट की है कि मेरा अब्जॉर्प्शन कहाँ आ रहा है, मेरा अब्जॉर्प्शन आ रहा है 10 मेगाहर्ट्ज़ पे, और मैं कौन हूँ, मैं आपका रेफरेंस हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो अब मान लो कि आप लोग हैं सैंपल इस टाइम पे, ठीक है, आप लोग क्या है इस टाइम पे, सैंपल है, ठीक है। तो जब आपका एनएमआर रिकॉर्ड किया जाएगा,
तो आपके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और जो आपकी पीक्स आएंगे, मान लो आप, मैं सैम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स की बात नहीं करूँगा आपके अंदर, ठीक है, आप मान लो एक सैम्पल है, ठीक है, तो एट द टाइम पे आपके अंदर, मतलब जो एक प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो भी पीक आएगी, तो उसकी पीक, ठीक है, आपकी जो पीक होगी और मेरे बीच का जो डिफरेंस होगा वो जितना भी होगा, हम उसको प्लॉट करेंगे अब, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या प्लॉट करने जा रहे हैं, जहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी, अब सपोज़ कि मान लो आपकी कुछ भी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 10 मेगा हर्ट्स है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप भी किसी वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है, आप जिस भी वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो आप भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू और ये जो मेरी वैल्यू है, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, हम उसको प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखो, मेरे को ये इस टाइम पे मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ कि आप जहाँ मर्जी सॉल्व करो, मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आप चाहे 9 पे करो, 10 पे करो, जहाँ मर्जी करना आपने करो, ठीक है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच का जो डिफरेंस आने वाला है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपने ऑब्जॉर्व करना ही है, आप करते जाओ, मुझे नहीं उससे फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो डिफरेंस आने वाला है मेरा और आपके बीच में। जैसे सिंपल एग्जांपल है आपके पास, मैं अगर आपको बोल लूँ कि मान लो कि मेरे पास हैं इस टाइम पे 1000 रुपये, ठीक है, और मैं अगर बोलूँ कि आपके और मेरे बीच की जो डिफरेंस है ना मनी का, वो है आपके पास पूरा 100 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो मेरे पास जो है वो 1100 रुपये होंगे, ठीक है, तभी वो डिफरेंस हो का आएगा। तो मुझे इससे लेना देना नहीं है कि आपके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि मेरे और आपके पास जो पैसे हैं उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका रेफरेंस होगा और जो आपका सैंपल होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, हम उसी के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। अब मान लो, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एक, मान लो कि आपका रेफरेंस है ना, वो हमारे पास एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास, चलो 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल फ्रिक्वेंसी आपके पास 60 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेफरेंस जहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जहाँ पे उसने एब्जॉर्ब किया, आपका जो डिफरेंस होगा, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ ना सैंपल की, तो मान लो कि मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, दिस इज़ 100, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल फ्रिक्वेंसी और हमारे पास जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है आपके पास, और जो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करने वाले हैं वो आपके पास मेगाहर्ट्ज़ में होगी, लेकिन जो डिफरेंस आएगा पीक्स के बीच में वो हर्ट्ज़ में होता है आपके पास। तो सपोज़ कि आपका रेफरेंस जो है वो है आपके पास 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, ओनली 100 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है, ठीक है। मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट होता, ठीक है, अगर मैं 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आपका एक रेफरेंस एब्जॉर्ब करता, तो ये डिफरेंस कितना आता हमारे पास, तो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंस आता 100/60, ठीक है, यही आता। मतलब ये क्या चीज़ आई मेरे पास, 100 क्या चीज़ है मेरे पास, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंस। यही है ना कि रेफरेंस और जो सैंपल है उसकी वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस कितना है। सैंपल की वैल्यू कहाँ पे आई, कितने पे एब्जॉर्ब किया, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ डिफरेंस कितना आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, दिस इज़ डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 60। मेरे पास क्या है, 60 है मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, दिस इज़ योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि मान लो कि मेरे पास एक रेफरेंस है, ठीक है, अगर वो 60 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है सैंपल और रेफरेंस के बीच में सिर्फ 100 हर्ट्ज़ का, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर रेफरेंस 1 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑब्जॉर्व करता तो ये डिफरेंस कितना आता, ये डिफरेंस आता 100/60। 100 मेरे पास क्या है, डिफरेंस है फ्रिक्वेंसी का, किसके बीच में, रेफरेंस के बीच में और सैंपल के बीच में, ठीक है। और 60 मेरे पास क्या है, 60 है मेरे पास आपके जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है उसकी बात हो रही है। तो ये जो डिफरेंस आया मेरे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ पे जो डिफरेंस होगा, मान लो दिस इज़ एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके पास एक्स, ठीक है। तो एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा मेरे पास डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, ठीक है, किसके लिए, रेफरेंस के लिए, ठीक है। रेफरेंस क्या था आपका TMS, माइनस किसके बीच में डिफरेंस है ये फ्रिक्वेंसीज का, दिस इज़ रेफरेंस एंड सैंपल, ठीक है। ये डिफरेंस किसका आ रहा है, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी, दिस इज रेफरेंस माइनस सैंपल, और किस में है, हर्ट्स में है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी किसका है, रेफरेंस एंड सैंपल। मैंने क्या बात की थी कि आपके पास रेफरेंस से कितनी दूर आपकी जो है वो सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है हम उसको लेने जा रहे हैं। मुझे ये नहीं लेना है कि आपका सैंपल कहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए,
पीक्स के बीच का डिफरेंस कितना है, बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये पीक्स कौन सी, ये आपका रेफरेंस होगा, ये आपका सैंपल होगा। दिस इज़ डिवाइडेड बाई, और ये क्या है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी किसकी है, ये रेफरेंस की है, ठीक है। दिस इज़ एच रेफरेंस। अब देखिए एच रेफरेंस मेगाहर्ट्ज़ में है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सैंपल जो अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो भी आपके पास मेगाहर्ट्ज़ में करेगा। इन दोनों का डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस इज कमिंग इन हर्ट्ज़, ठीक है, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी इज इन हर्ट्ज़। तो ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, कि हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस जो है दिस इज़ कमिंग इन हर्ट्ज़, लेकिन ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी किस में है, मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिफरेंस निकलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर केमिकल शिफ्ट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, आपके पास ये डिफरेंस आ रहा है हर्ट्ज़ में, और आपका जो रेफरेंस है, मतलब जो आपके पास ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, वो आपके पास मेगा हर्ट्ज़ में। मतलब मेगा मतलब क्या, आपके पास 10⁻�6, ठीक है, मेगा मीन्स 10⁻6, मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन, ठीक है। तो मतलब 1 मिलियन में कितने का डिफरेंस आया, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 1 मिलियन होता, अगर मैं 10 लाख होता, तो आप में और मुझ में कितने का डिफरेंस आएगा। अब सपोज मान लो मैं हूँ 10 लाख, आप लोग हो 10 लाख 5 के ऊपर, ठीक है। तो मेरे और आपके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता आपके पास इस तरह से, ठीक है, 10 लाख यहाँ पे है, ठीक है, 10 लाख 5 भी बिल्कुल यहाँ पे ही आएगा। तो ये तो पीक्स ओवरलैप कर जाती, मैं बता नहीं पाता कि मेरा कहाँ है आपका कहाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ना आपकी और मेरे बीच में, मैं इसको इलोंगेट करके यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये जो फिनोमेना होता है, इसी फिनोमेना को जो है हम आपके पास केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इस केमिकल शिफ्ट को ना हम पीपीएम की फॉर्म में मेज़र करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर मिलियन में कितने का डिफरेंस आया, ठीक है, हर मिलियन में कितने का डिफरेंस आया, दैट इज़ योर पीपीएम स्केल, ठीक है। तो आप इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से नहीं, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा अब डेल्टा से, ठीक है, डेल्टा पीपीएम, डेल्टा स्टैंड्स फॉर द केमिकल शिफ्ट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इन हर्ट्स डिवाइडेड बाई, ये है आपके पास मेगा हर्ट्स, और इसको काउंटर करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से, ठीक है, दिस इज 10⁻6 पीपीएम, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो स्केल्स होती है, जिसमें से पहली स्केल है ये डेल्टा स्केल, ठीक है। तो डेल्टा स्केल के ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, दैट इज़ योर डेल्टा, दिस इज़ योर डेल्टा, ठीक है। डेल्टा स्केल के ऊपर एक फार्मूला बन के आएगा, और ये फार्मूला क्या होगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना आपके पास रेफरेंस और सैंपल के बीच में, ठीक है, जो आपके पास फ्रिक्वेंसीज़ है। तो मतलब हमारे पास क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ मेरे पास कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी आई वो कितने पे आई, ठीक है, दैट इज़ योर ऑब्जर्व्ड शिफ्ट, कि आपकी शिफ्ट कितने में, और है किस में, ये हर्ट्स में है, डिवाइडेड बाई आपके पास रेफरेंस, मतलब जो आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपने यूज़ की है इंस्ट्रूमेंट की, वो कितनी है, ठीक है। दिस इज़ योर रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड, और ये होगी आपकी मेगाहर्ट्ज़ में। तो चलो अब इस जो केमिकल शिफ्ट है हमारे पास, ठीक है, इसको हम प्लॉट भी करेंगे, और अब हम सैंपल के साथ चलते हैं। मान लो कि मैंने किया इथेनॉल ले लिया, और मैंने टीएमएस ले लिया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया जहाँ पे मेरे पास इथेनॉल भी है, ठीक है, और आपका रेफरेंस भी आ गया है, और मैंने सॉल्वेंट भी डाल दिया वहाँ पे आपके पास एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब सॉल्वेंट मेरा ऐसा होना चाहिए आपके पास जो कि इन प्रोटॉन्स के साथ इंटरफेयर ना करे, ठीक है। अगर ये इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, ये प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास बॉन्डेड हो जाएंगे फर्दर किसी और सॉल्वेंट के साथ। तो डेफिनेटली हमारे पास एनएमआर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इस कंपाउंड की आपके पास हमें इस कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन चाहिए, लेकिन वो फर्दर कहीं और रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपने इस तरह का कुछ सॉल्वेंट लेना है आपने इसको डिजोल्व करने के लिए, यहाँ पे मतलब इसमें इस तरह का सॉल्वेंट लेना है आपने जो कि आपके पास एप्रोटिक हो, मतलब जो प्रोटॉन्स के साथ आपके पास इंटरफेयर ना करे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन सभी को क्या किया, आपके पास मैग्नेट की प्रेजेंस के अंदर रख दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा आपके पास, अब सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, क्योंकि सभी का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। ये है हाईली शील्डेड, ये सबसे ज़्यादा शील्डेड है, ठीक है, इनकी तो बात ही अलग है। सबसे ज़्यादा शील्डेड मतलब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा शील्डेड ये हैं, तो डेफिनेटली इनको रेजोनेंस में लाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब शील्डेड न्यूक्लियाई जो है आपके पास,
उनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेंगे, ये बहुत कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू शील्डिंग। इसीलिए इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं यूज़ की है, ठीक है। यहाँ से मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली, मैं फील्ड स्वीप मेथड की बात करूँगा यहाँ से। रेडियो फ्रिक्वेंसी मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है, ठीक है। तो अब मैं प्लॉट करूँगा यहाँ से आपके पास, ठीक है। यहाँ से मैंने प्लॉट करना है अब कि मेरे पास ये आपके पास स्ट्रेंथ आ गई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज़ योर इंटेंसिटी। मान लो जो मेरे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, सॉरी नॉट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की है वो मैंने फिक्स कर दी है 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। तो अब हम क्या चेंज करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। अब देखिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे ना यहाँ से, ठीक है, तो जो टीएमएस के प्रोटॉन्स होंगे, सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं को देखने को मिलेगी। मतलब सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कौन एक्सपीरियंस करेगा, टीएमएस के प्रोटॉन, क्योंकि ये हाईली शील्डेड है आपके पास। तो सबसे ज़्यादा कौन एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, डेफिनेटली जो सबसे कम शील्डेड होगा। सबसे कम शील्डेड कौन है, ओ एच प्रोटॉन। ये सबसे कम शील्डेड है, इसलिए मैंने इसको सबसे पास में रखा था यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे कम शील्डेड है, तो इसको सबसे आसानी से जल्दी जो है आपके पास रेजोनेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर टीएमएस जो है इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सबसे कम पड़ने वाला है, तो मान लो अगर टीएमएस के प्रोटॉन जो है वो इस 60 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, पहले आप थोड़ी धीरे धीरे, पहले आप कम करोगे, फिर आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो सबसे कम, मतलब पहले सबसे कम इनको देखने को मिल रही है, तो मतलब इनको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली हमारे पास जो टीएमएस प्रोटॉन होंगे वो कहाँ पे अब्जॉर्ब करेंगे, वो अब्जॉर्ब करेंगे हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास, दिस इज़ योर हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो यहाँ पे अब्जॉर्ब करेंगे। तो सपोज मान लो ये मेरे पास सिग्नल आ गया, ये किसके लिए आएगा, टीएमएस का। ये कब आएगा, जब आपने बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ बिल्कुल लास्ट से, पहले मैंने टीएमएस पकड़ा था आपका। अब देखिए, सबसे कम शील्डिंग इसकी हो रही है ओ एच प्रोटोन की, तो डेफिनेटली इसके प्रोटॉन्स जो है आपके पास बिल्कुल एक्सपोज्ड होंगे, शील्डिंग नहीं हो रही है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ओ एच प्रोटॉन्स को मिल जाएगी और वो एकदम से रेजोनेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू डी शील्डिंग ऑफ दिस प्रोटॉन्स, ठीक है, ये डी शील्डेड है आपके पास, ये आपके पास किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, दैट विल बी योर लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इनका सिग्नल आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह से, ये आपके ओ एच प्रोटोन आ गए। अब देखिए, CH3 एंड CH2, इनमें से सबसे ज़्यादा शील्डिंग किसकी होगी, CH3 प्रोटॉन्स की होगी। CH2 की शील्डिंग इससे कम होगी, तो डेफिनेटली हमारे पास दूसरे नंबर पे ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एब्जॉर्ब करेंगे आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं स्पेक्ट्रा को फर्दर और जो आपके पास एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसको और रेजोल्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो पीक्स आती हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है। ये जो मेरी पीक्स होंगी, दिस विल बी लाइक दिस, ये पीक्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी मेरे पास CH2 प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो एनवायरनमेंट इफेक्ट दो तरह का होता है, वन इज केमिकल शिफ्ट, सेकंड इज योर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो उसकी वजह से आपके पास ये जो CH2 प्रोटॉन्स है वो कुछ इस तरह से सिग्नल देते हैं, ठीक है। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारे पास CH3, ठीक है। CH3 का जो सिग्नल आएगा वो आपके पास ड्यू टू स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग वो कुछ इस तरह का होगा आपके पास, ठीक है। दिस इज ड्यू टू CH3 प्रोटॉन्स। तो अब इसी चीज़ को मुझे जो है आपके पास रिकॉर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पीपीएम स्केल, ठीक है, डेल्टा पीपीएम के ऊपर। अब देखिए, डेल्टा पीपीएम पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे, हम क्या करेंगे, रेफरेंस जो होगा आपका उसको मैं जीरो मान लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो आपका रेफरेंस है उसको मैं जीरो मान लूँगा। मान लो ये मेरे पास स्केल है एक, अब रेफरेंस है आपके पास, उसको मैंने मानना है जीरो। तो रेफरेंस कौन है, टीएमएस है आपके पास, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू बाकी कहाँ पे आ रहा है, तो रेफरेंस को मैं जीरो मान लूँगा, बाकी जहाँ मर्जी ऑब्जॉर्व करें उनके बीच का जो डिफरेंस होगा हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। जीरो किसके लिए है, रेफरेंस के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर रेफरेंस, और रेफरेंस कौन है, टीएमएस। तो मतलब देखो टीएमएस कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। दिस इज़, तो इसका मतलब क्या, जीरो स्टैंड्स फॉर हाईली शील्डेड, ठीक है। दिस इज़ हाईली शील्डेड। इसका मतलब कि अगर मेरे पास सिग्नल जो है डेल्टा स्केल के ऊपर अगर ज़ीरो के ऊपर आता है तो वो सिग्नल हाईली शील्डेड होगा, इसका मतलब ये है। और वो किसका है, वो है रेफरेंस का, ठीक है। तो अब हम रेफरेंस से चलेंगे लो फील्ड की ओर। लो फील्ड का मतलब क्या है, कुछ वैल्यूज़ इस तरह से होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं 10 तक लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से।
तो अब देखिए मैंने आपको ना, जब मैंने शील्डिंग डीशील्डिंग पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, वन इज़ योर अप फील्ड सिग्नल, अदर इज़ योर डाउन फील्ड सिग्नल। तो मैंने बताया था कि जब हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर सिग्नल अब्जॉर्ब होता है तो हम उसको बोलते हैं अप फील्ड। ठीक है, अप फील्ड मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो ये चीज़, ठीक है, हाईली शील्डेड, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर अप फील्ड सिग्नल, इसको बोलते हैं हम अप फील्ड। ठीक है, टुवार्ड्स द टीएमएफ, याद रखना, दिस इज़ योर टुवार्ड्स टीएमएस की तरफ को। ठीक है, और ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम टीएमएस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास डाउन फील्ड, दिस इज़ योर डाउन फील्ड, मतलब डी शील्डिंग हो रही है आपके पास इस रीजन में। ठीक है, डाउन फील्ड, या फिर दिस इज़ योर लीस्ट शील्डेड। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज़ फार फ्रॉम टीएमएस। तो याद रखना, जब भी आपके पास कोई डाउन फील्ड सिग्नल होगा या डी शील्डेड न्यूक्लियाई होगा आपके पास, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो टीएमएस से परे होगी जाके आपके पास, और जब टीएमएस की तरफ को होगी तो आपके पास शील्डेड होगा। ठीक है, दिस इज शील्डेड। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके यूजुअली ग्राफ्स होते हैं ना, उनमें आप जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो वन इस तरह से, वन टू थ्री इस तरह से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, हम रेफरेंस से चल रहे हैं, तो रेफरेंस जो है आपका ज़ीरो जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का है ये। ठीक है, ज़ीरो वन टू इस तरह से चल रहे हैं हम इस तरफ को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है बिल्कुल। तो देखिए ये थी हमारी पहली स्केल, दैट इज़ कॉल्ड एज योर डेल्टा स्केल। ठीक है, अब हमारी एक स्केल और होती है, ठीक है, जिससे हम केमिकल शिफ्ट को मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज योर टॉ स्केल। ठीक है, तो दो स्केल्स होती हैं, पहली मैंने हमने जो पढ़ी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा स्केल, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। सेकेंड होती है आपके पास टॉ स्केल। ठीक है, दिस इज़ योर टॉ, TAU, टॉ स्केल। टॉ स्केल में हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज़ योर 10 माइनस डेल्टा। ठीक है, सिंपल है, 10 माइनस डेल्टा करेंगे आप, हमारे पास जो है वो टॉ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टॉ स्केल पे वैल्यूज़ निकालूँ तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 10 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं डेल्टा स्केल के ऊपर। ठीक है, ये डेल्टा स्केल के ऊपर वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉ की वैल्यूज़। ठीक है, टॉ स्केल के ऊपर वैल्यूज़ कितनी कितनी आएंगी। ठीक है, तो टॉ पे वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस जीरो, 10 माइनस डेल्टा। तो अगर मेरे पास हाईली शील्डेड है, जीरो स्टैंड फॉर हाईली शील्डेड। ठीक है, तो 10 माइनस जीरो वी हैव 10। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा स्केल पे अगर ज़ीरो है या टॉ स्केल पे 10 है तो वो न्यूक्लियाई जो है वो हाईली शील्डेड होगा। सिमिलरली 10 माइनस वन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड यहाँ लिख रहा हूँ मैं ज़ीरो। तो मतलब जो मैंने आपको अभी ग्राफ्स के बारे में बताया था कि जो हमारे यूजुअल ग्राफ्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो अगर मैं ऐसे जैसे ग्राफ्स की बात करूँ तो यहाँ पे इस स्केल में वो ग्राफ कौन सा आएगा, वो ग्राफ आएगा आपका टॉ स्केल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पास डेल्टा स्केल के लिए, तो डेल्टा स्केल के ऊपर आपका ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, अप टू 10 इस तरफ को। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दिस इज़ योर डेल्टा स्केल। ठीक है, और मैं टॉ स्केल की अगर बात करूँ तो टॉ स्केल में ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा अप टू 10 इस तरह से। ठीक है, दिस इज़ योर टॉ स्केल। और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, अगर हम टुवार्ड्स द ज़ीरो होंगे डेल्टा स्केल के ऊपर, ठीक है, यह है हाईली शील्डेड रीजन्स। ठीक है, अगर हमारा सिग्नल जो है डेल्टा स्केल के ऊपर, ठीक है, अगर 0.5 मतलब टुवार्ड्स द ज़ीरो है तो इसको हम बोलेंगे हाईली शील्डेड। ठीक है, अब फील्ड सिग्नल अगर ज़ीरो से परे मतलब आपके पास हाई वैल्यूज़ हैं डेल्टा स्केल पे, तो वो होते हैं डी शील्डेड। ठीक है, और टॉ स्केल में सारा का सारा उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, इसका सारी की सारी चीज़ आपकी उल्टी हो जाएगी। तो किसी एक स्केल का याद रखना, डेल्टा स्केल का याद रखना, अगर ज़ीरो ज़ीरो वाली तरफ को आपकी वैल्यूज़ होंगी तो वो हाईली शील्डेड है, अगर आपके पास टुवार्ड्स दी 10 वाली साइड को है तो आपके पास डी शील्डेड है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ तो ये आपके पास समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अब आपने पेपर में क्या लिखना है, ठीक है, अब मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ केमिकल शिफ्ट एंड व्हाट आर द स्केल्स टू एक्सप्रेस द केमिकल शिफ्ट एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ ना पहले, तो देखिए ना यूनिट्स में ये हर्ट्स में है, ये भी हर्ट्स में है। ठीक है, मेगा हर्ट्स, हर्ट्स में दोनों, तो डेफिनेटली कट जाएंगे। हमारे पास जो यूनिट होंगे दिस विल बी योर नथिंग। ठीक है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। तभी मैंने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डायरेक्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई ऐसे मेंशन नहीं किया कि ये वैल्यू कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ स्केल कौन सी होगी इन टर्म्स ऑफ PPM।
ठीक है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने एग्जाम्स में किस तरह से लिखना है ये। ठीक है, तो देखिए पहले तो डेफिनेशन लिखनी है केमिकल शिफ्ट की होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल वैल्यू से आप कितना परे हट गए हैं। ठीक है, तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ वन एच एन एम आर सिग्नल एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ शील्डिंग और डिशील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग और डिशील्डिंग की वजह से आपके पास, ठीक है, जो इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उससे हम कितना, हमारी जो शिफ्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज योर केमिकल शिफ्ट। दो स्केल से एक्सप्रेस करने के लिए डेल्टा स्केल, टॉ स्केल। ठीक है, डेल्टा स्केल के ऊपर टीएमएस की वैल्यूज़ कितनी होती है, हमारे पास 0 होती है। ठीक है, और टॉ स्केल पे टीएमएस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेफरेंस की वैल्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपने ये बताना है कि हमारे पास अगर सिग्नल जो है वो टुवार्ड्स टीएमएस होता है डेल्टा स्केल के ऊपर, तो वो हाईली शील्डेड होता है जिसको हम अप फील्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली डाउन फील्ड के बारे में बताना है, और आपने केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, दिस इज़ डिस्टेंस डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस। बाकी जो मैंने आपके सिंपली जो मैंने बताया ऑब्जर्व शिफ्ट, ठीक है, डिवाइड बाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इतनी चीज़ तो पूरी पूरी तरह से तैयार रखनी है। ठीक है, और जो मैंने आपको करवाया वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जितना आपको याद रहता है वो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। So this is all about this shielding and de-shielding concept. ठीक है, and it is very very important in the organic chemistry in NMR. अब देखिए हम इसी वैल्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे आपके पास अप्लाइड पार्ट की। ठीक है, आपके सिलेबस में कुछ एक कंपाउंड्स मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम उनको करेंगे, उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसकी वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, मतलब उसमें कौन से प्रोटॉन्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम इस तरह से इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और पढ़ते रहें साथ में। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।